नमस्कार, जय हिंद। मैं दीपक अपने YouTube चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का साइंस सीरीज में पार्ट नंबर 14 होने वाला है। इससे पहले हम 13 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है सवाल, यदि कोई बड़ा बल थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल और समय का जो गुणनफल है उसको हम क्या बोलेंगे, यही पूछ रहा है। बोल रहा है कि कोई फोर्स थोड़े समय मतलब टाइम इंटरवल के लिए वर्क करेगा तो फोर्स और जो टाइम इंटरवल का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम क्या बोलेंगे। मतलब फोर्स और जो टाइम इंटरवल है इसका मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलेंगे। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इम्पल्स, मोमेंटम, वर्क और फोर्स। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर करेक्ट होगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है आपका आवेग, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी है मोमेंटम, मोमेंटम जो संवेग है इसको हम पी से डिनोट करते हैं। और पी बराबर क्या होता है, संवेग बराबर तो मास यानी द्रव्यमान गुना वेलोसिटी होता है, यानी वेग होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा आप। जो आपका कार्य है वर्क है, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स मतलब बल गुना डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब विस्थापन होता है। जो आपका वर्क है, वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, तो वर्क का एसआई यूनिट होता है जूल। लेकिन फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन मीटर भी इसका यूनिट होता है वर्क का, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। मोमेंटम, मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मास का क्या होता है, मास का एसआई यूनिट होता है आपका केजी। तो मास को आप केजी लिखिएगा। वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट क्या मिल जाएगा आपको, केजी मीटर पर सेकेंड होता है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे है आवेग, इम्पल्स, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का तो एसआई यूनिट होता है न्यूटन। और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड भी एसआई यूनिट होगा किसका, आवेग का, इम्पल्स का। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, आवेग इम्पल्स निम्नलिखित में से किस प्रकार का राशि है, किस प्रकार का क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, या फिर दोनों है, या फिर दोनों में से कोई नहीं है। तो जो इम्पल्स है, स्केलर है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है हिंदी में, सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब परिमाण भी होता है, और उसमें डायरेक्शन भी होता है, दोनों होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो आपका जो इम्पल्स है आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। और इम्पल्स के बराबर हम क्या बताए थे आपको, इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। इसको भी फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आवेग यानी इम्पल्स का मात्रक यूनिट नहीं है, नहीं बताना है। इसमें से कोई 3 होगा, एक नहीं होगा, वही आपको बताना है कौन सा नहीं है। इम्पल्स, इम्पल्स का क्या फार्मूला बताए थे अभी हम, इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम का इंटरवल। ये फार्मूला हो गया आपका इम्पल्स का। यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स बराबर आप ma लिखते हो, मास गुना त्वरण, मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो मास है, मास का यूनिट क्या होता है, केजी। और जो एक्सेलरेशन है, त्वरण को क्या लिखते हो आप, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हो। तो इसको यहाँ पे पुट करो, कितना आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुना टाइम इंटरवल है। टाइम इंटरवल को हम सेकेंड से डिनोट करेंगे। यहाँ से 1 सेकेंड, यहाँ से 1 सेकेंड कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 सेकेंड बचा हुआ है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड नीचे है तो ये भी आप बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, देखिए न्यूटन और सेकेंड, ये भी बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, सेकेंड न्यूटन, बस उल्टा कर दिया है तो ये भी हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, न्यूटन अपॉन मास, क्या किसी का यूनिट है क्या, नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन अपॉन क्या, केजी होता ना, न्यूटन अपॉन केजी, ये किसका यूनिट हो जाएगा, ये यूनिट हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन का। देखिए यहाँ से हो जाएगा, जो उसका फोर्स है, फोर्स का न्यूटन हो जाएगा,
जो मास है मास का केजी हो जाएगा, तो आपको एक्सेलरेशन यहाँ पे त्वरण का यूनिट हो जाएगा। और त्वरण का एक यूनिट क्या बताए थे हम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। दोनों को याद कर लीजिएगा, न्यूटन पर केजी और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका त्वरण का यूनिट होता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है, एक धावक को सुझाव दिया जाता है कि वह रेस खत्म करने के बाद अपनी गति को धीरे धीरे कम करे। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके द्वारा लगाया गया बल ज़्यादा होता जाएगा, या फिर उसके द्वारा लगाया गया बल कम होता जाएगा, या फिर उसके द्वारा लगाया गया समय कम होता जाएगा। इस चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सटीक बैठता है कि जो धावक है उसको रेस खत्म होने के बाद धीरे धीरे उसको कम करने के लिए बोला जाता है। ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा हम इसलिए बोलते हैं कि उसके द्वारा लगाया गया बल जो है, फोर्स है, वो कम होता जाएगा। अभी आपको हम इम्पल्स का फार्मूला, आवेग का फार्मूला बताए थे। क्या बताए थे? इम्पल्स आई बराबर फोर्स इंटू टाइम इंटरवल बताए थे। अगर फोर्स को हम यहाँ से निकालेंगे तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, इम्पल्स मतलब आवेग अपॉन टाइम इंटरवल। यहाँ पे देखिए फोर्स और टाइम आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर आपका टाइम इंटरवल बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा बताइए, फोर्स घट जाएगा। अगर टाइम इंटरवल यहाँ पे कम हो जाएगा तो जो आपका फोर्स है, बल है, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धावक को सुझाव दिया जाता है कि अपने स्पीड को धीरे धीरे कम करे, यानी आपका टाइम इंटरवल को क्या करे, टाइम इंटरवल को बढ़ा दे। जब टाइम इंटरवल को बढ़ा देगा फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए तो ऑप्शन नंबर बी हम सही किए हैं, फोर्स ज़्यादा थोड़ा ही हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी है, समय कम होता है, समय कम थोड़े होता है, समय ज़्यादा करना चाहिए, इसीलिए धीरे धीरे स्पीड को अपना कम करना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है चीनी मिट्टी के बर्तन को कागज या घास के टुकड़े में पैक करते हैं, क्योंकि गिरने की स्थिति में घास या कागज के कारण आवेग चीनी मिट्टी के बर्तन में इस चार ऑप्शन में से बताना है कि आवेग कम समय लेता है, या फिर समय लेता ही नहीं है, या फिर आवेग अधिक समय लेता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आवेग से आपको बताना है इसमें से ऐसा क्यों है। आप देखे होंगे कि जब भी आप ऑनलाइन ऑर्डर करते होंगे कप को, या फिर किसी शॉप से लेते होंगे, तो देखिए देखते होंगे कप के नीचे में यहाँ पे आपका कागज़ या घास फूस भरे रहते हैं, ऊपर में ऐसे प्याला रखा रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी ये मान लीजिए कि कभी पैक कहीं पे गिर जाता है, तो गिरने की वजह से जो नीचे में जो घास फूस है ना, ये टाइम इंटरवल को बढ़ा देता है, टाइम इंटरवल को बढ़ा देता है। और जब भी टाइम इंटरवल आपका बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या होगा, फोर्स आपका कम हो जाएगा उस वस्तु पे। अभी आपको हम बताए थे कि फोर्स आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम इंटरवल का। कैसे कि फोर्स बराबर क्या होता था, इम्पल्स अपॉन टाइम का इंटरवल। इसीलिए हम डायरेक्ट आपको बताते थे कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका टाइम का, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। यहाँ पे आपका टाइम इंटरवल को ये जो घास फूस और जो कागज़ है बढ़ा देता था, इसीलिए फोर्स यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, तो क्या पूछा है, टाइम से पूछा है, तो टाइम इंटरवल क्या है, बढ़ जाता है, तो समय अधिक समय लेता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, किसी पिंड का त्वरण मतलब एक्सेलरेशन उत्पन्न करने के लिए जो आपका एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है और जो फोर्स का डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरा के डायरेक्शन के विपरीत होगा, या फिर सेम डायरेक्शन में होगा, या फिर एक दूसरा का परपेंडिकुलर होगा, आपको बताना है, या फिर इसमें से कोई नहीं होगा। तो जो आपका फोर्स जनरेट होता है ना, जो आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता था, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन था। तो पूछ रहा है कि जो फोर्स मिलता था ये एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होता था कि अपोजिट डायरेक्शन में होता था। तो वहाँ पे जो फोर्स और डायरेक्शन एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होते थे। मान लीजिए कोई एक वस्तु है, इस वस्तु पे ए फोर्स लगा के आप इधर खींच रहे हैं, कौन सा साइड में, इधर खींच रहे हैं, तो क्या एक्सेलरेशन आपका ऊपर जनरेट हो जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जनरेट होगा? क्या आपका इधर अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा? नहीं होगा ना, उसी डायरेक्शन में जनरेट होगा जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा। ठीक है,
तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी डायरेक्शन में लगता है। इस बात को कहीं छाप के रखिएगा कि जो आपका फोर्स और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में लगते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगा फोर्स इधर और आपका एक्सेलरेशन इधर, तो इसको हम एक्सेलरेशन नहीं बोलते हैं, इसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं, मंदक बोलते हैं इसको हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी भी पार्टिकल का वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन बनाए रखने के लिए किस फोर्स द्वारा आवश्यकता पड़ता है, मतलब किस फोर्स का आवश्यकता पड़ता है। मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है, ये पार्टिकल है सर्कुलर मोशन कर रहा है, वृत्तीय मोशन कर रहा है। ये पार्टिकल यहाँ था, कुछ देर में पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, कुछ देर में यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते पूरा घूमेगा। तो बताना है कि कौन सा फोर्स नेसेसरी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर दोनों, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो किसी भी पार्टिकल का चारों तरफ वृत्तीय गति बनाए रखने के लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल का आवश्यकता पड़ेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, कोई भी वस्तु को उसको सेंटर के तरफ खींचता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। यहाँ पे वस्तु पहुँच गया तो इसको अपनी तरफ, मतलब सेंटर की तरफ खींचेगा। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये उसको बाहर तरफ खींचेगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है, सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ लगता है और सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगता है। ऐसे पे देख लीजिए, सेंट्रीफ्यूगल, दोनों में सेंट्री है, इसको भूल जाइए। जो फ्यूगल मतलब आपका जो एयर है मुंह से बाहर आ रहा है, जो बाहर आएगा समझ जाइए कि सेंट्रीफ्यूगल का मतलब बाहर जाना है, और जस्ट अपोजिट सेंट्रीपिटल का मतलब अंदर आना है, केंद्र की तरफ आना है। आप ऐसे भी देखना, मान लें कि एक रस्सी है, इस रस्सी में आप यहाँ पे पत्थर बांध दो और यहाँ पे आप ऐसे हाथ से अपने पकड़ लो, इस रस्सी को अपने चारों तरफ ऐसे 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 राउंड शेप में इसको घुमाओ, तो आपको लगेगा कि इस पत्थर पे आप अंदर की तरफ अपने तरफ खींच रहे हो। ये पत्थर जब यहाँ पे आ जाएगा, इस रस्सी को आप अपने तरफ खींचोगे। आप ऐसा क्यों करते हो, अगर आप अपनी तरफ नहीं खींचोगे तो जो पत्थर है ये बाहर भागना चाहेगा, जो यहाँ वाला पत्थर है ये बाहर भागना चाहेगा। इसी को अंदर करने के लिए अपने तरफ खींचते हो। इसी के कारण हम बोल सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो अंदर की तरफ फोर्स लगता है, इसी के कारण सर्कुलर मोशन किसी भी पार्टिकल का होता है, यानी वृत्तीय गति होता है किसी भी कण का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है किस डायरेक्शन में लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपका अंदर डायरेक्शन में लग रहा है। देखिए अंदर लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर में लग रहा है। तो अभी आपको हम बताएं कि जो फोर्स होता है और जो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण, दोनों सेम डायरेक्शन में लगता है। तो फोर्स जब आपका अंदर में लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी अंदर ही लगेगा। दोनों बात यहाँ भी ध्यान रखिएगा, इसका हम यूज करेंगे, फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों अंदर तरफ लग रहे हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, जब कोई पिंड एक समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड v से त्रिज्या r के वृत्तीय मार्ग, जो त्रिज्या r दिया हुआ है अब वृत्तीय मार्ग है, सर्कुलर ट्रैक पर गति करता है, तो उस पे अभिकेंद्रीय त्वरण मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है, जिसका मान निम्नलिखित में से क्या होगा। क्या VR होगा, सॉरी V/R होगा, या फिर V²/R² होगा, या फिर V²/R होगा, या फिर R²/V होगा। चारों में से कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उससे पहले एक्सेलरेशन निकालने से पहले एक चीज़ बताओ आप, जैसे यहाँ पे दिया है समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड, जब भी यूनिफॉर्म स्पीड दे देगा, स्पीड को फिक्स कर देगा, तो क्या त्वरण जनरेट होगा, क्या नहीं होगा। एक क्वेश्चन आपका दिमाग में दौड़ना चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया, जब यूनिफॉर्म स्पीड दे दिया तो एक्सेलरेशन कैसे मिल गया आपको। एक्सेलरेशन बराबर होता क्या है, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, यही तो आपको एक्सेलरेशन होता है। जब यहाँ स्पीड में चेंज ही नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड दे दिया है, तो एक्सेलरेशन आपको कैसे मिल गया। ऐसा इसलिए होता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है, और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी भी आपका जो वेग है ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। मान लीजिए कि कोई भी पार्टिकल है, ये राउंड शेप में घूम रहा है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके राउंड शेप में घूम रहा है,
अब बताओ, जो पार्टिकल है इसको अंदर की तरफ खींचेगा कौन सा फोर्स लगा के? सेंट्रीपिटल फोर्स लगा के इसको अंदर की तरफ खींचोगे। लेकिन जो पार्टिकल है ये बाहर भागना चाहेगा, किसी भी पॉइंट पर आके बाहर भागना चाहेगा। इस पॉइंट पर आएगा इधर भागना चाहेगा, इस पॉइंट पर आएगा इधर भागना चाहेगा। लेकिन आप सेंट्रीपिटल फोर्स लगा के उसको आप अंदर खींचते हो, यही तो आप कर रहे हो। तो आप देख लो, वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीज़ है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो आपका फिक्स है, वेलोसिटी एक कांस्टेंट से घूम रहा है, लेकिन डायरेक्शन आपका हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। आप देख लीजिए, किसी भी पॉइंट पर उठा लीजिए, इस पॉइंट पर देख लीजिए, डायरेक्शन आपको इधर आना चाहिए था लेकिन डायरेक्शन आपको इधर मुड़ गया। इस पॉइंट पर देख लीजिए, डायरेक्शन आपको इधर आना चाहिए था लेकिन डायरेक्शन आपको इधर लेके जा रहा है। मतलब हर एक पॉइंट पे आपको डायरेक्शन, दिशा चेंज हो रहा है। इसी के कारण जो वेलोसिटी है वेग में चेंज हो रहा है। जब भी वेग में चेंज होगा तो आपको एक्सेलरेशन, आपको त्वरण मिल जाएगा। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया कि हमको त्वरण क्यों मिला है। अब आपको बताना है कि एक्सेलरेशन बराबर होता क्या है। तो आपको याद क्या करना है कि कोई भी वस्तु v स्पीड से एक सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस आपका r है इस पे घूमता है, तो उसमें एक्सेलरेशन बराबर होता है v²/r। इसको अपने दिमाग में, अपने दीवार पर इसको छाप कर रखिएगा। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? v²/r। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे आपसे हम पूछते हैं कि फोर्स क्या हो जाएगा, आप फोर्स कैसे बताते? यहाँ पे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर इसी पे हम ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ना फोर्स। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू ए की जगह v²/r। तो यही फार्मूला आपको फोर्स का मिल जाएगा। कौन सा फोर्स है ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, जो को अंदर की तरफ खींच रहा है। ठीक है, mv² दोनों को छाप कर रखना है, फोर्स का और एक्सेलरेशन का। इसका अब अभी हम यूज करेंगे, आपको न्यूमेरिकल दे रहे हैं, उसका पहले सॉल्व कीजिए। देख लीजिए क्या बोल रहा है। 10 kg द्रव्यमान का कोई वस्तु है जो कि 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय मार्ग पे सर्कुलर ट्रैक पे एक समान स्पीड 10 मीटर पर सेकंड की गति से चलता है। तो उससे जो प्राप्त अभिकेंद्रीय बल है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है, मतलब जो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, उसको निकालना है कि उसका मान क्या होगा। इस 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास। तो मेरे पास जो जो दिया है टर्म उसको पहले आप लिख लो आराम से। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है क्या चीज़? मास दिया हुआ है। मास कितना दिया हुआ है? 10 kg दिया हुआ है। मास दिया हुआ है आपका 10 kg। और क्या दिया हुआ है? और आपका दिया हुआ है रेडियस। रेडियस आपको दिया हुआ है 10 मीटर। और दिया हुआ है वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब आपको फोर्स निकालना है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी आपको हम फार्मूला बताए थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर क्या होता है? mv²/r होता है। बस इसी में वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपको सब वैल्यू पता है। मास भी पता है, वेलोसिटी भी पता है, रेडियस भी मालूम है। पुट कर दीजिए, कितना आएगा? फोर्स बराबर मास आपका दिया है 10, आपका वेलोसिटी दिया हुआ है 10 का स्क्वायर अपॉन रेडियस 10। तो 10 से 10 कट गया, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100। और फोर्स का यूनिट न्यूटन, 100 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप इस फार्मूला को अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है mv²/r। अगर यहाँ से एक्सेलरेशन पूछ लेता तो बस यही एक्सेलरेशन है v²/r का। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसके कारण पेड़ पौधों के पत्तियों पे सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं? बताना है किसके कारण होता है? आयरन की कमी के कारण, या फिर नाइट्रोजन के अधिकता के कारण, या फिर आयरन की अधिकता के कारण, या फिर नाइट्रोजन की कमी के कारण। देख लीजिए फिगर ए है जो यहाँ पे देख रहे हैं, पत्तियों में आप एक उजला उजला सा धब्बा पड़ गया है। ये किसके कारण होता है आपको वही पूछा हुआ है। अगर क्वालिटी पता नहीं चले तो थोड़ा सा अपना ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा, क्वालिटी बढ़ा कर देखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पे क्या है। तो आपका जो पेड़ पौधे में जो सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं ना, नाइट्रोजन के कमी के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है, आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सिनकोना के छाल से, ठीक है, निम्नलिखित में से
कौन सी औषधि प्राप्त होती है? तो सिनकोना के छाल से आपका कुनैन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुनैन से क्या बनता है? कुनैन से आपका जो मलेरिया का मेडिसिन बनता है, मलेरिया, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। और मलेरिया आपका किसके कारण होता है? मलेरिया आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ, ठीक है। और कौन सा मच्छर के काटने के कारण होता है? तो मादा एनाफिलीज, ध्यान में रखना है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने के कारण होता है। जो मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है, इसका खोज किसने किया था? तो सर रोनाल्ड रॉस ने किया था। किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने किया था। इसको भी जो वैज्ञानिक है इसका भी नाम याद कीजिएगा, सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, निकोटीन, निकोटीन कैसे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना का जो छाल था तो वो उसका जो कुनैन है, कुनैन तो आपका सिनकोना का छाल से प्राप्त किया जाता है। जो निकोटीन है ये आपका तंबाकू से प्राप्त किया जाता है। तंबाकू इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टोबैको बोलते हैं, ठीक है, टोबैको। और भारत में जो एंटी टोबैको डे कब मनाया जाता है? एंटी टोबैको डे मतलब तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस, एंटी टोबैको डे मनाया जाता है। अच्छा, भारत में बताइए कि भारत में सबसे ज़्यादा तंबाकू का खेती किस राज्य में होता है? उस राज्य में एक फेमस प्लेस है जिसका नाम आर से स्टार्ट होता है। आपको कमेंट बॉक्स में नाम टपकाना है, अभी नहीं, वीडियो ख़त्म होने के बाद नीचे आपको टपकाना है, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, कैफीन, कैफीन ये आपका चाय में और कहाँ पे? कॉफ़ी में पाया जाता है। इसको ध्यान में रखना है, कैफीन। जो आपका हीरोइन, हीरोइन नहीं है, हेरोइन है, ठीक है, हेरोइन है, ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ये अफीम से प्राप्त किया जाता है, अफीम। इसको ध्यान में रखना है। कुनैन कहाँ से? सिनकोना का छाल से। निकोटीन कहाँ से? तंबाकू से। कैफीन कहाँ से? चाय या फिर कॉफ़ी से। और हेरोइन कहाँ से? अफीम से, ठीक है। चारों को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? यदि समतल दर्पण प्लेन मिरर में आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे को फिक्स रखा जाए, नियत रखा जाए, और दर्पण को 20 डिग्री एंगल पे घुमा दिया जाए, रोटेट कर दिया जाए, तो परावर्तित किरण कितने डिग्री एंगल घूम जाएगा? आपको बताना है। क्या बोल रहा है कि मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, इसको ऐसे रखा गया है, और एक इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, इस पे टकराएगा और इधर निकल जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि इसी जो प्लेन मिरर है इसको 20 डिग्री एंगल पे इसको घुमा दीजिए, और जो आपका आपतित किरण है इसको फिक्स रखिए, फिक्स एंगल पर रखिए। तब आपको बताना है कि जो परावर्तित किरण है पहले से ज़्यादा कितने डिग्री एंगल पे घूम जाएगा। यही सवाल में पूछा हुआ है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है समतल दर्पण के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में। इसको ध्यान में रखिएगा। जितना भी डिग्री से जो आपका प्लेन मिरर को समतल दर्पण को घुमाए ना, उसका परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड एंगल आपका उसका दोगुना हो जाता है। यहाँ पे 20 डिग्री से घुमाया था तो आपका जो परावर्तित किरण होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा, वो 40 डिग्री एंगल से घूम जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कौन से केस में? समतल दर्पण के केस में, प्लेन मिरर के केस में। आपको हम प्लेन मिरर के केस में कुछ दिन पहले बताए थे, कुछ सवाल याद आ रहा है कि नंबर ऑफ इमेज, कि प्लेन मिरर से समतल दर्पण से नंबर ऑफ इमेज कितना बनते हैं, वो भी सवाल पूछता है। नंबर ऑफ इमेज दे देगा 360 डिग्री अपॉन थीटा -1, ये इसका फॉर्मूला होता है। दे देगा कि 60 डिग्री एंगल पे दो दर्पण दे देंगे, समतल दर्पण। अब पूछ लेगा कि दोनों के बीच कितना इमेज बनेगा। 60 डिग्री पे कितने इमेज हो जाएंगे? यहाँ पे 60 पुट कीजिएगा थीटा के जगह पे, कितना आ जाएगा? 360 को 60 से डिवाइड कीजिएगा तो मिलेगा 6 में से 1 घट जाएगा तो 5 बच जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से सवाल बनते हैं। तो नंबर ऑफ इमेज निकालने का प्लेन मिरर में, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से प्रकाश तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी का मात्रक कौन सा है, बताना है। इस चारों ऑप्शन में से कैंडेला, केल्विन, एम्पियर और मोल। तो जो लाइट इंटेंसिटी है, प्रकाश तीव्रता है, इसका मात्रक होता है कैंडेला। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केल्विन किसका मात्रक होता है? टेम्परेचर का होता है। इसको ध्यान में रखना, मतलब ताप का, ठीक है।
जो एम्पियर है ये आपका करंट का मात्रक होता है, करंट का यूनिट होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, धारा। जो ऑप्शन नंबर डी है मोल, ये किसका यूनिट होता है, तो जो आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा का जो यूनिट है उसको हम मोल से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, पृथ्वी के केंद्र सेंटर ऑफ अर्थ पर जी का मान, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। तो जी का मान बताना है कि पृथ्वी के केंद्र पे कितना होगा। मान लीजिए ये आपका पृथ्वी का केंद्र है, ये आपको हम कितने टाइम बता चुके हैं। मान लीजिए 3D व्यू इसका बना लेते हैं। ये आपका पृथ्वी का सरफेस है, ये आपका पृथ्वी का सेंटर है, ये आपका पृथ्वी का सेंटर है, ये आपका पृथ्वी का सरफेस है, और एक पृथ्वी के सरफेस से इन्फिनिटिव हाइट, मान लीजिए कोई हाइट ले लीजिए इन्फिनिटिव हाइट पे, तो हम तीनों जगह को हम बताए थे कि पृथ्वी के सेंटर पे जी का वैल्यू होता है आपका 0, जो पृथ्वी के सरफेस पे जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पृथ्वी के सरफेस से इन्फिनिटिव हाइट ऊपर पे जी का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, यहाँ क्या पूछा था, पृथ्वी के सेंटर पे पूछा था, यहाँ पूछा था, तो पृथ्वी के सेंटर पे कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे पृथ्वी के सेंटर पे जी 0 है तो किसी वस्तु का भार यहाँ पे क्या होगा, वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि भार बराबर होता है mg, w बराबर, जब g ही 0 है तो w भी 0 हो जाएगा। पृथ्वी के सरफेस से इन्फिनिटिव हाइट पे वेट क्या हो जाएगा, वेट वहाँ भी 0 हो जाएगा। इसीलिए आपको स्पेस में जाने पे, अंतरिक्ष में जाने पे आपको वेटलेसनेस महसूस होता है, मतलब भारहीन महसूस होता है, लगेगा कि आप में कुछ वेट ही नहीं है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी के सरफेस पे आपका जी का वैल्यू 9.8 होता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, आधुनिक आवास सारणी में मॉडर्न पीरियड टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिलाकर कुल कितने तत्व हैं, कुल कितने एलिमेंट हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक देख लीजिए, ये आपका एस ब्लॉक है टोटल, जो आपका पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप आपका एस ब्लॉक में आते हैं। यहाँ से लेके जो ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक ये आपका पी ब्लॉक में आते हैं। तो आपको बताना है कि टोटल कितने एलिमेंट हैं। तो जो आपका एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में टोटल 13 एलिमेंट होते हैं। जो आपका पी ब्लॉक है उसमें टोटल 37 एलिमेंट होते हैं। तो दोनों को मिला के बताना है, तो 13 और 37 कितने हो जाएंगे, 13 और 37 50 हो जाएंगे। देख लीजिए, जो आपका एस ब्लॉक में टोटल 13 एलिमेंट है। यहाँ पे पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में टोटल 37 एलिमेंट है। इसको आपको दिमाग में रखना है। जो आपका ए है आपका डी ब्लॉक, यहाँ से देखिए ये पूरा डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में आपका एलिमेंट होते हैं 40। देखो जो लैंथेनम है और एक्टिनम है, देखिए लैंथेनम यहाँ पे होगा और एक्टिनम यहाँ पे होगा। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 होता है और एक्टिनम का कितना है, 89 है। ये आपका दोनों के दोनों आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। बाकी जो इधर का जितना बच गया 28 एलिमेंट, 14 ऊपर में 14 नीचे में, टोटल 28 एलिमेंट ये आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, छाप के रखना है आपको। ए ब्लॉक में 28, पी ब्लॉक में 37, एस ब्लॉक में 13 और डी ब्लॉक में 40। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का। तो एस ब्लॉक में 13, पी ब्लॉक में 37, टोटल मिलाकर 50 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि आधुनिक आवास सारणी में मॉडर्न पीरियड टेबल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व 14वें ग्रुप में नहीं आता है, 14वें समूह में नहीं आता है। तो पहले तो आपको जो 14th नंबर ग्रुप है, 14वां समूह है, कौन सा होता है, कार्बन फैमिली का। आपको उसका नाम पता होना चाहिए सभी का, उसमें कौन कौन सा एलिमेंट आते हैं। क्या बताए थे कार्बन फैमिली का आपको ट्रिक, कहे, सीता, जी, सुनो, प्रभु, मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, यही होता है आपका 14वें ग्रुप में। देख लीजिए टेबल में, ये आपका पीरियड टेबल 14वां ग्रुप है। देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, यही तो आपको हम बताए हैं। देख लीजिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। तो देख लीजिए कार्बन है 14वें ग्रुप में, जर्मेनियम भी है, टीन भी है, लेकिन गैलियम नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैलियम आपका 13वें ग्रुप का एलिमेंट है। कौन सा, बैगन, आलू,
गाजर इन थैला, मतलब बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और ट्रिटियम 13वां ग्रुप है बोरॉन फैमिली का। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल का जो आपका 18वां ग्रुप है, ठीक है, तो आपको एस ब्लॉक मिनिमम और मिनिमम पी ब्लॉक दोनों का याद होना पड़ेगा। देख लीजिए, जो आपका फर्स्ट ग्रुप है क्या ट्रिक था, है ली ना का रब से फरियाद, ये आपका फर्स्ट ग्रुप था। सेकेंड ग्रुप याद करने की क्या आपको ट्रिक बताए थे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये आपका सेकेंड ग्रुप था जो कि एस ब्लॉक हो गया। आपको डी ब्लॉक याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पी ब्लॉक में आ जाइए 13 से लेकर 18 तक। जो आपका 13 नंबर ग्रुप है इसको कैसे याद करना है, बैगन आलू गाजर इन थैला। जो आपका 14वें नंबर का है, कहे सीता जी सुनो प्रभु। जो आपका 15वां है क्या है, नल्ला पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। ठीक है, जो आपका 16वां ग्रुप है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चैल्कोजेन फैमिली, याद करिएगा। और 15वें ग्रुप को क्या बोलते हैं, 15वें ग्रुप को हम बोलते हैं निकोजेन, इसको हम बोलते हैं चैल्कोजेन। ऑक्सीजन फैमिली को याद करने की क्या ट्रिक है, ओल्ड स्टाइल से टेपो, क्या बोला मैंने, ओल्ड स्टाइल से टेपो। और 17 18 तो आपको याद ही होना पड़ेगा ऐसे भी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टेटिन। ठीक है, और 18 नंबर हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनोन। आपको 17 18 नंबर जो है हमेशा यूज होते रहेगा, इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मात्रक नहीं है। टोटल मिला के आपको प्रेशर का मात्रक बताना है। पास्कल हो जाएगा, बार हो जाएगा, टॉर हो जाएगा, ये तीनों आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मात्रक है। लेकिन आपका न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर होता, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता, तब आपका प्रेशर का यूनिट होता है। क्योंकि प्रेशर बराबर होता है क्या है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है। लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है, न्यूटन आपका ऐसा यूनिट है और सेंटीमीटर आपका सीरियस यूनिट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पे भार वेट 96 न्यूटन का है तो वस्तु का चंद्रमा पे भार क्या होगा। आपको पता है कि चंद्रमा पे भार पृथ्वी के भार का 1/6 टाइम होता है, तो 96 को 1/6 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, टोटल मिला के आपको 16 न्यूटन आपका चंद्रमा पर उसका वेट हो जाएगा। तो केजी और न्यूटन दोनों में देख के लगाइएगा आंसर। ठीक है, तो 16 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पे द्रव्यमान मास 10 केजी का है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि वेट तो आपका चेंज होगा, लेकिन मास आपका किसी भी प्लैनेट पर चेंज नहीं होता है। अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का मास 10 केजी है तो चंद्रमा पर भी उसी वस्तु का मास 10 केजी ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेट चेंज क्यों होता है, क्योंकि वेट बराबर होता है mg और g का वैल्यू आपको अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग होता है। ठीक है, इसीलिए आपका वेट चेंज होता है लेकिन मास चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु को कितना अधिक वेग से फेंका जाए कि वस्तु पृथ्वी पर दोबारा वापस नहीं आ पाए। कोई भी वस्तु लीजिए, इसको इतना इसमें वेलोसिटी जनरेट कीजिए, इतना वेग जनरेट कर दीजिए कि दोबारा ये वस्तु आपका पृथ्वी पर घूम के नहीं आए। ऐसे वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ऐसे वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, मतलब पलायन वेग बोलते हैं। और पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर तक अगर आप भेज सकते हैं तो वस्तु कभी दोबारा लौट के पृथ्वी पर नहीं आएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको छाप के रखिएगा अपने दिमाग में। कितना, 11.2, देखिए 11.2 किलोमीटर पर आवर में दिया है, लेकिन नहीं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए देख के लगाइएगा कहाँ आप ऑप्शन टिक कर रहे हैं।
ठीक है, कितने लोग तो आंसर पता भी होता है लेकिन गलत आंसर टॉप मार्क किया जाते हैं। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, एक किसका इसका वेलोसिटी होता है? ये होता है आपका मून का, चंद्रमा का। यहाँ पे इसका वेलोसिटी कम होने के कारण ही आपका मून पे क्या होता है, मून पे आपका इन्वायरमेंट यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता है, कोई भी वातावरण वहाँ पे नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल क्या है कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल, कौन सा फोर्स अनिवार्य होगा? मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मौजूद होते हैं। इसके बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये आपका बाहरी कक्षा है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। तो यही पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, इस चारों ऑप्शन में से किसके कारण होता है? क्या फ्रिक्शन फोर्स के कारण होता है, घर्षण बल के कारण होता है, अब केंद्रीय बल मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, या फिर अभी केंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण होता है? तो इसका आंसर भी हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। आपको हम बता चुके हैं, तो आपको हम 2 होमवर्क दे चुके हैं। एक दे चुके हैं कौन सा, टोबैको वाला, कि टोबैको किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और किस स्थान पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और दूसरा आपका ए वाला लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया, इलेक्ट्रॉन किस फोर्स के कारण चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टपकाइएगा। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा, अब वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत।